और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें नेपाल से। नेपाल में सैलाब से भीषण तबाही मचती हुई नजर आई है। 5 जिलों में सैलाब से हाहाकार मचता हुआ दिखाई दिया गया। रसुआ, नवाकोट और धादिंग में हालात खराब दिखाई दिए। बाढ़ से रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान का भी आंकलन किया जा रहा है। तिब्बत की ओर से अचानक आई भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है और लेंदे, खोला, भोटेकोशी नदी में अचानक से बाढ़ आई, जिसके बाद टिमुरे बाजार और रसुआ सीमा नाके से के आसपास कस्टम क्षेत्र को व्यापक नुकसान पहुंचा है। बड़ी संख्या में वाहन और अन्य सामान बाढ़ के तेज बहाव में बह गए। कई जल विद्युत परियोजनाओं और बस्तियों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। रसुआ के अधिकारी, सहायक प्रमुख जिला अधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारी के अनुसार कहा गया कि टिमुरे सहित आसपास के 2 बाजार बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और ये भयावह मंजर आप देखिए, नेपाल में सैलाब का कहर कैसे नजर आया। बड़ी संख्या में वाहन और अन्य सामान मौजूद थे जिन्हें बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। पिछले साल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए स्थान पर हाल ही में बनाया गया था पुल और इस बार तेज बहाव में बह गया। जिला पुलिस कार्यालय रसुआ के अनुसार बुधवार सुबह तकरीबन 9 बजे अचानक आई बाढ़ ने टिमुरे बाजार की बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। रसुआ की प्रमुख जिला अधिकारी नरेंद्र परियार ने इसको लेकर जानकारी दी। बताया कि निचले तटीय इलाकों में जल विद्युत परियोजनाओं के बह जाने और बस्तियों में बाढ़ का पानी घुसने की जानकारी भी मिली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेपाल से नवीन झा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया डेली पर। सवाल यही सीधा कि इस वक्त नेपाल में हम जो खबर सामने आ रही है, नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो डरा देने वाली है। इस वक्त हालात क्या है, सबसे पहले वो बताइएगा। अवस्था बहुत ही खराब है। और आप जैसे बताए कि रसुआ के टिमोर लगायत के आसपास के क्षेत्र में लगभग सभी कुछ बाढ़ से बह गया है। वहां पर जो नेपाल और चाइना बॉर्डर थे, बॉर्डर पर करीबन 4 से ज्यादा आपको नया गाड़ी सब जो भंसार कटाकर नेपाल आने के क्रम में थे, सब गाड़ी बह गया है। वहां पर जितने लोगों का घर था सब घर बह गया है। वो घर में रहे लोगों सब का भी अभी कोई पता नहीं है। कुछ लोगों सब क्या तैयारी नहीं थी? पहाड़ के क्या तैयारी वहां पर किस तरह की कम पड़ी व्यवस्थाओं का? क्या कोई ऐसा अकाल था, कोई तस्वीर ऐसी जिसमें व्यवस्था ना होने की वजह से इसे कॉम्बैट नहीं कर पाया गया? कुछ इसका पूर्व सूचना नहीं था। वो आज सुबह जैसे नेपाली समय 8:45 के हराहरी में वहां पर अचानक भूकंप का जैसे लोगों को फील हुआ। लोग ने जब घर से निकला तो देखे कि पहाड़ के चोटी से एकदम धुआंवाड़ी जैसा आ रहा है और बहुत कम समय में बाढ़ का जो प्रभाव था वो बस्ती में प्रवेश किया। और वहां पर बहुत विकराल अवस्था है। लगभग घर सब मतलब 99% घर कहिए वहां का बाढ़ में बह गया है। लोगों सब का भी कोई पता नहीं है। कुछ लोग धीरे धीरे संपर्क में आ रहे हैं कि वो पहाड़ के चोटी में, जंगल के खोज में कहीं कहीं छिपा हुआ है लोगों सब। और बहुत सारे लोग का आकलन है कि वो बाढ़ में बह भी गया है, लेकिन इसका संख्या अभी तक तकरीबन कोई यकीन नहीं है। नेपाल आर्मी, यहाँ के पुलिस सब उद्धार में लगे हुए हैं। 12 ठो हेलीकॉप्टर से अभी उस एरिया में पूरे फंसे हुए लोगों सबका, घायल हुए लोगों सबका, जो जो संपर्क में जहां जहां पुलिस सब पता लगा पा रहा है उन लोगों का उद्धार अभी कर रहा है। और कुछ डेड बॉडी भी वहां से कलेक्शन किया गया है, 13-14 ठो अभी तक। और एक क्रम तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा धीरे धीरे। और गवर्नमेंट अभी कहिए तो फुल्ली उद्धार में लगे हैं कि वहां पर किस तरह से उद्धार किया जाए, क्योंकि उस एरिया अभी पूरे संपर्क भी मतलब कितने मोबाइल का गांव होंगे, नेटवर्किंग कितने जिले वगैरह इसकी में। चपेट में आए हैं रवि जी? जी कितने जिलों में अमूमन अभी जानकारी मिली है कि इस तरीके की कोई तस्वीर है? हाँ, अभी रसुआ से शुरू हुआ है, मेन तो रसुआ से शुरू हुआ। और वो जो भोटे कोशिका है कि वो आपको नुआकोट, धादिंग और वो चितौन में जाकर चितौन के बाद आपको इंडिया में मिलते हैं वो नदी। और इस हिसाब से 3-4 ठो जिला प्रभावित हुए हैं अभी तक। धादिंग मुख्यतः, नुआकोट
और गोरखा को भी कुछ कुछ प्रभावित किए हैं। बाढ़ आपको जैसे जैसे नीचे आए हैं तो नेपाल के जो काठमांडू को जोड़ने वाले मुख्य राजमार्ग है, पृथ्वी राजमार्ग, ये पहली दफा नहीं धादिङ है ये जिला में वहां। तस्वीर। ऐसा लग रहा है कि अब आम सी बन गई। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वापस नवीन जी आपसे जानकारी लेंगे। नेपाल मीडिया ने 7 मौतों की पुष्टि भी कर दी है। अभी भी कई जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल में 5 जिलों में बाढ़ से भीषण तबाही आई है और इसको लेकर अब आंकड़ा सामने आया है, जिसमें मौतों का आंकड़ा जो है 7 लोगों का इस वक्त सामने आया है। नेपाल मीडिया की तरफ से ये पूरी तरीके से जानकारी मिल रही है। नवीन जी, 7 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो पाई है। आपसे ये जानना चाहेंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के भी जानकारी मिली कि वो भी पूरी तरीके से इसमें बह गया, डह गया, इस विनाश लीला के इर्द गिर्द वो भी आया। हाँ, हाइड्रो पावर वहाँ बहुत बड़ा हाइड्रो पावर था, 4 से 30 मेगावाट का, और वो अभी पूर्णतः बाढ़ से प्रभावित होकर काम करना छोड़ दिया है। उसको नेटवर्क से बाहर है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और उससे ज्यादा आपको मतलब बहुत सारे गाड़ी वगैरह जो चाइना से इलेक्ट्रिक गाड़ी, ईवी गाड़ी उसी बॉर्डर से आते थे। रसवा में जो मितेरी पर पुल पर जो नेपाल और चाइना का जो भंसार था, उसी भंसार से गाड़ी वगैरह नेपाल आते थे। और एक भंसार के कर्मचारी ने जो अभी कि यहाँ के नेपाल के मीडिया में जो सब बताए हैं कि वहाँ मतलब 3 से 4 से गाड़ी तो वहाँ पार्किंग किया गया था। और बाय रोड में वगैरह पूरे जो चाइना वाले पार्ट में थे वो काफी गाड़ी थे, वो हजारों में, मतलब ये हजार तिब्बत के से शुरू संख्या में वो होता है, गाड़ी उसके बाद का नेपाल में मतलब आकर माना जा सैलाब रहा है। लाता है। और वो सभी गाड़ी। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, पर्यावरणविद, हमारे साथ नेपाल से जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत। प्रश्न यही कि इस सैलाबी संकट के इर्द गिर्द जो है आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्तर व्यस्त नजर आ रही है। इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो डरा देने वाली सामने आई है। मौतों का आंकड़ा 7 टच कर गया है, 5 जिलों में भारी तबाही। इस वक्त इस क्रोध के, कुदरत के क्रोध के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल रितु सिंह जी, हम लोगों ने समय रहते जलवायु परिवर्तन के जो संकेत थे उनको डिकोड कर पाने में हम लोग पूरी तरह से विफल हुए। और जो पहले से ही ये जलवायु तबाही के रूप में अलग अलग रूप में हमें और आपको संकेत मिल रहे थे कुछ सालों से, लेकिन हम इंसान ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। और यही कारण है कि आज इस जो विपदा की घड़ी है, इसे हम क्लाइमेट इमरजेंसी कह सकते हैं। आज जो जलवायु परिवर्तन का जो युग चल रहा है, जिसमें कि हम इंसानों ने जब पहले प्रकृति के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखते थे, ऐसा हम लोग विकास करते थे जो प्रकृति हितैषी हो, जो हमारे पहाड़ों को प्रभावित ना करे। आज जब धरती का तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में आप इसे देख मैन रहे मेड होंगे कहा कि जा सकता है क्या? ये अनियमित बारिश डिजास्टर हो मैन रही। मेड है क्या? नहीं, बिल्कुल अनियमित बारिश हो रही। एक थोड़े से समय में आप देखते होंगे हैवी प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है, मतलब बादल फटने की हम कह सकते हैं घटना, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। तो ये जो थोड़े से समय में बहुत बारिश होना, पहले भी बारिश होती थी नेपाल में और पहाड़ी एरिया में, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश होती थी। लगभग 4 से 6 महीने तक ये चलता था सिलसिला। लगभग मई के आसपास लास्ट से और जून के पहले सप्ताह से शुरू हो जाता था और सितंबर और अक्टूबर के मध्य तक चलता था। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि पिछले साल बड़ी भी बात आप आपने बता देखा रहे होगा हैं। इसके सुशील जी, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर सामने आई, उसके बाद प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। सर, माफी के साथ रोक रही हूँ। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में भी अलर्ट देखने को मिल रहा है। बिहार में भी, क्योंकि सीमा सटते, नेपाल की सीमा से सटे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंडक नदी में पानी का स्तर बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। बिहार के मुख्य सचिव समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए और ये हर साल का एक तरह से नियमित रूप हो गया है। बिहार में भी इसके बाद जो तस्वीर है वो बहुत बड़े सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, क्योंकि अलर्ट भी किया गया है। सीमा से सटते जिलों में अमूमन इसी तरीके की तस्वीर बनती है। नेपाल से जो सैलाब आता है उसकी वजह से नदियों में उफान होता है, बिहार पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। नवीन जी, बिहार में जो सटते हुए सीमा से जुड़ते हुए जिले, उधर अलर्ट जारी कर दिया गया है।
में जो भोटेकसी से आए हैं तो आपको वो चितौन के में जो नारायणी नदी है, वही नारायणी नदी गंडक में मिलते हैं, और गंडक से आपको बिहार के कई सारे जिले में उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है पानी का। अगर वहां पर बाढ़ हमको लगता है कि नारायणी नदी में 1 घंटा पहले बहाव पानी का, वो बाढ़ का बहाव प्रवेश कर चुका था, तो अब संभवतः बिहार में वो बहाव हमको लगता है कि टच कर चुका होगा। और सीतामढ़ी से लेकर कोने गंडकी तक अगर आप देखेंगे, पूर्व तक चले जाइए, वहां तक आपको इस तरीके की तस्वीर नजर आएगी। गंडक तो रहती है पूरे उफान पर, साथ ही साथ अन्य नदियां भी रहती हैं। हाँ, वहां पर सप्तकोशी नारायणी के बगल बगल में छोटे छोटे बहुत सारे नदी जो निकलते हैं बिहार में। बिहार और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों से टच करता है वो नदी सब, तो उसके थ्रू भी वहां पर प्रभावित होगा। और हर एक साल जब नेपाल में बड़े बड़े बाढ़ आते हैं तो इसका असर दिखाई दे रहा, दिए दिए पहले भी दिए थे, और आज भी आपको जब नारायणी नदी में 1 घंटे 1.5 घंटा पहले नेपाल में जब प्रवेश किया वो पानी, बाढ़ का बहाव, तो स्वतः बिहार में तो जाएगा जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रही है, अब इसका असर बिहार पर, भारत के उन क्षेत्रों पर भी पड़ेगा जहां से सीमा सटती है। सुशील जी, इस पर एक प्रतिक्रिया आपकी भी चाहूंगी कि बिहार में अब अलर्ट जारी किया गया, इस रौद्र रूप का खामियाजा वहां पर भी भुगतना पड़ेगा। रितु सिंह जी, आपको बचपन याद होगा, हम और आप लोग जब बचपन में जब बारिश होती थी तो खुशी से सराबोर हो जाते थे। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि या तो बारिश के ना होने के कारण हम दुखी होते हैं, और अगर बारिश होती है तो बारिश का दूसरा नाम तबाही हो गया है। और बिहार तो हर साल नेपाल में अगर बाढ़ आती है, नेपाल में अगर भारी बारिश आती है, तो चूंकि बिहार थोड़ा सा, चूंकि जो नेपाल है वो ऊंचाई पर है और बिहार समुद्र तल से हम कह सकते हैं कि कम ऊंचाई पर है, तो इसलिए वहां बाढ़ आना स्वाभाविक होता है। तो अब ये मौसम के जो रौद्र रूप हैं, हम और आप लोग जो आप देख पा रहे हैं, ये निश्चित ही हमें आपको सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि हमें ये कैसा जलवायु विकास परिवर्तन चाहिए, को भी क्या दिखाता है, हमें और इस विकास विनाश चाहिए लीला के इर्द या गिर्द फिर बड़े हमें सवाल भी उठ विकास। जाते हैं। नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुशील जी, बड़ी जानकारी मिल रही है, बिहार ही नहीं, अब इस क्रम में यूपी भी है। यूपी में भी पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया, नेपाल की सीमा से सटे हुए जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें श्रावस्ती में नाले में अचानक से सैलाब आ गया, पहाड़ों से अचानक पानी का तेज सैलाब आया, सेल्फी ले रहे 2 लोग तेज बहाव में बह गए। सोनपत्री आश्रम के आसपास अफरा तफरी का माहौल नजर आया, बहते लोगों ने किसी तरीके से झाड़ियों को पकड़कर अपनी जान बचाई। मौके पर भारी भीड़ नजर आई, रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर आसपास जो लोग मौजूद थे वही मदद करते दिखाई दिए, रेस्क्यू की कोशिश की गई। आप देखिए कैसे श्रावस्ती में इस वक्त मंजर नजर आ रहा है, नदी नाले गदेरे सब जगह इस तरीके की ही हालात दिखाई दे रहे हैं। तिब्बत से शुरू होता है सैलाब का रौद्र रूप, और उसके बाद नेपाल, और अब बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी उन तमाम जिलों में जो कि सीमा से सटते हैं। सुशील जी, अब ये तस्वीर आप देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं भयावहता को दिखाता है, रौद्र रूप को दिखाता है। श्रावस्ती में भी हमने देखा कि कैसे लोग अपनी जान बचा रखे हैं, एकाएक जो सैलाब आ रहा है वो लोगों के जीवन पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। बिल्कुल रितु सिंह जी, ये एक झांकी है, एक छोटी सी ग्लिम्स है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अभी पूरी दुनिया में आप अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर मौसम के ये प्रतिकूल थपेड़ों को आप देखेंगे। याद करिए, अभी 1-2 महीने पहले यूरोप में भयंकर गर्मी हुई और भारत के अलग अलग हिस्सों में भी जबरदस्त तपिश हुई। अब अगर बारिश आई है तो बारिश का भी इतना विकराल रूप आया है, ये विकराल रूप हमें और आपको फिर मजबूर कर रहा है कि हमें अपने विकास के पैरामीटर बदलने पड़ेंगे। हमें प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बनाकर हमें प्रकृति हितैषी जीवनचर्या को अपनाना पड़ेगा। और अब मेरे ख्याल से हम लोग टिपिंग पॉइंट पे आ गए हैं। मतलब टिपिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है कि अब शायद बहुत देर हो गई है, लेकिन फिर भी अगर अभी भी हम समझ जाते हैं, अभी भी अगर हमारे अंदर समझदारी आ जाती है, तो शायद आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसी धरती दे पाने में सफल हो पाएंगे जिसमें वो जी पाएंगे, अच्छे से रह तो पाएंगे। ऐसा कहा जाए कि अब ऐसी स्थिति आन पड़े कि अब नहीं तो कभी नहीं। नवीन झा जी, अब हम देख रहे हैं जो सैलाब इस वक्त आया हुआ है, नेपाल हो, बिहार की तस्वीर हो, श्रावस्ती की तस्वीर हो, उत्तर प्रदेश के उन जिलों की तस्वीर हो, इस वक्त वो क्रोध दिख रहा है
क्योंकि एक मिडिल लाइन मेंटेन नहीं की गई प्रकृति के साथ, अब उसके साथ जो तालमेल फिट नहीं बैठा, जिसका नतीजन जैसा कि सुशील जी ने बताया वो हम तस्वीर देख रहे हैं। सही आप कहें कि पिछले समय में जो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव सब है वो आपको बहुत सारे, हम लोग जिन लेवल से सोच रहे हैं व जिस तरह के देख रहे हैं उससे कई गुने ज्यादा इनका प्रभाव, दुष्प्रभाव सब समाज में, वातावरण और प्रकृति में देखा जा रहा है। और इस पर जिस तरह की चर्चा नेपाल और भारत के बीच में ज्वाइंटली होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि नेपाल के हर एक नदी नाला भारत से जुड़े हुए हैं, उनका बहाव भारत में जाता है। तो ये सिर्फ नेपाल और सिर्फ भारत का नहीं, दोनों देश का इसमें ज्वाइंटली काम होना मतलब यानी कि बहुत ही इसमें जरूरी साथ है। आकर एकजुट होकर कवायद करनी जरूरी है और प्रकृति के साथ एक बैलेंस बनाने की भी आवश्यकता है, जिससे इस तरीके की तस्वीर से बचा जाए, क्योंकि ये भयावह मंजर है और इससे लोगों की आम जनजीवन के साथ साथ जिंदगी पर भी बड़ा असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही कीमती समय देने के लिए। अंटार्कटिका दुनिया का वो हिस्सा जहां दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है, लेकिन समुद्र के किनारे दिखाई देने वाली ये विशाल बर्फीली दीवार आखिर है क्या? दरअसल ये अंटार्कटिक आइस शेल्फ का बाहरी हिस्सा है। ग्लेशियर और आइस शीट जब महाद्वीप से बहकर समुद्र के ऊपर फैलते हैं तो ये विशाल तैरती हुई बर्फ की चादर बनाते हैं। खास बात यह कि हमें इसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि तैरती हुई बर्फ का बड़ा हिस्सा पानी के नीचे होता है और ये बर्फीली दीवार स्थिर नहीं हो सकती। बर्फ अपने वजन के कारण धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ती रहती है, फिर इसके विशाल हिस्से टूटकर समुद्र की ओर गिरते हैं और इसी प्रक्रिया को यहाँ कैल्विंग कहा जाता है। कभी कभी टूटे हुए हिस्से इतने विशाल होते हैं कि बड़े बड़े आइसबर्ग बन जाते हैं, लंबे समय तक समुद्र में तैरते रहते हैं। अंटार्कटिका में पृथ्वी की लगभग 90% बर्फ मौजूद है और दुनिया के ताज़े पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी इसी बर्फ में जमा है। और इसी के साथ यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रखिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।